इनकम टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर जीएसटी के पेचीदा टैक्स नियमों की हो उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। आपका स्वागत है टैक्स गुरु में और आपसे कई सारे सवाल लूंगा क्योंकि दर्शकों के ढेर सारे सवाल इस बार आए हैं। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर आप अपने बच्चों से घर का किराया वसूल रहे हैं तो किराए पर भी पा सकते हैं इनकम टैक्स छूट। खेती की जमीन के अधिग्रहण के बदले बढ़े हुए मुआवजे पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या एग्रीगेटर हैं लेकिन सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है तो भी क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले एक अहम मुद्दा आपके सवालों का जवाब लेने से पहले वो ये कि एक खुशखबरी आपको देना चाहूंगा। अगर आपकी खेती की जमीन का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है यानी खरीद लिया है तो उसके बदले जो बढ़ा हुआ मुआवजा आपको मिलेगा उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल ट्रिब्यूनल का एक बड़ा फैसला आया है। गौरी जी, क्या है फैसला, खासतौर से पहले ये समझाइए। देखिए लक्ष्मण, अभी तक क्या होता है कि जब कोई कृषि से आय होती है वो टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। और उस जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको अगर आप रेंट पे देते हैं और उससे कोई रेंटल इनकम होती है तो वो भी टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ तक कि अगर आप उस जमीन को बेचते हैं और आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। और अब कई केसेस में ऐसा होता है कि जो सरकार है वो कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है कुछ जमीन का। अगर ये जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है तो इसमें जो कंपनसेशन मिलती है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। और अभी जो आईटी का बड़ा फैसला आया उस केस में एनहांस्ड कंपनसेशन मिली थी, साथ में कुछ इंटरेस्ट मिला था 64 लाख का। उसमें आईटी ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए कहा कि ये जो इंटरेस्ट है और ये जो एनहांस्ड कंपनसेशन है इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपनसेशन है। मतलब कि एक बार कोई मुआवजा सरकार ने दे दिया, किसी अलग अलग वजहों से अगर अब सरकार उस फिर मुआवजे को बढ़ा रही है कि नहीं आपका इतना नहीं इससे ज़्यादा मुआवजा बनता है, वो जो बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और साथ में कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर भी कोई टैक्स अच्छा, नहीं ये देना। दरअसल ग्रेटर नोएडा के मामले में कई बार ऐसे मामले आए भी थे खासतौर से। एक और सवाल मेरे मन में आया कि जब सरकार अधिग्रहण करेगी, मुआवजा मिलेगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लिया जाए हम अपनी जमीन को बेचते हैं, वो सरकार को नहीं बेचते, किसी दूसरे को बेचते हैं, और अगर कृषि योग्य जमीन है तो क्या उस पर जो आमदनी होगी उस पर टैक्स लगेगा? वो भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा? उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट है। सिर्फ शर्त यह है कि कृषि वाली जमीन ही होनी चाहिए। कमर्शियल जमीन है तो वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है चूंकि इन दिनों सरकार कई सारे लोगों का जमीन अधिग्रहण करती है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिहाज से, तो आपको ये फायदा हो सकता है। अगर बढ़ा हुआ मुआवजा आपको मिलता है या फिर कोई ब्याज आपको मिलता है तो कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर है महाराष्ट्र के सोलापुर से प्रकाश दिगंबर जालगिरे जी। प्रकाश जी, आवाज आ रही है मेरी? बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, आ रहा है। मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ और मेरा ट्रेडिंग से भी इनकम है। मैं असेसमेंट ईयर 1920 के लिए टैक्स रिटर्न 25 जून को फाइल किया था, 19 को। अभी तक मेरा रिटर्न रिफंड नहीं आया है। ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं रिफंड कैसे आएगा, क्यों देरी हो रही है, यही ना? हाँ, अच्छा, हाँ, वो है। तो कैसा आने का, क्या करने का जानना चाहता हूँ। क्या तरीका है इनके देखिए पास? लक्ष्मण, अभी तक रिफंड आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपने रिटर्न भरते वक्त अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स शायद गलत भर दी होंगी, तो इस वजह से आपको जो रिफंड है वो अटक गया है। तो आप एक बार रिफंड री इशू पे जाइए, रिफंड को री इशू कराइए, वहाँ पे सही जानकारी दीजिए, सही बैंक अकाउंट नंबर, सही आईएफएससी कोड, आपका रिफंड आ जाएगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई नोटिस आया होगा आपको डिपार्टमेंट के एंड से जो आपने शायद मिस कर दिया है, तो आप अपना मेल बॉक्स चेक करिए, साथ ही अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके देखिए कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि सरकार नोटिस इशू करती है कि आपका जो रिफंड है वो हम एडजस्ट कर रहे हैं किसी डिमांड से, या रिफंड तो यूटिलाइज कर ही लिया, साथ में और डिमांड रेज कर दी। तो ऐसे कुछ नोटिस होते हैं, हो सकता है ये आपसे छूट गए हो। अगर ऐसा कोई नोटिस आया है और वो गलत नोटिस है, आपका रिफंड अभी भी बन रहा है, तो आप रिप्लाई करिए, आपका रिफंड आ जाएगा। हालांकि
गौरी जी बताऊं कि ये सिर्फ प्रकाश जी की दिक्कत नहीं है। दरअसल कई लोगों के पास, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मेरा रिफ़ंड अटका हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, आप भी शायद जानते होंगे कि आमतौर पे कारोबारी साल या फाइनेंशियल ईयर के आखिरी के 1-2 महीने में सरकार रिफ़ंड देने में थोड़ी सी देरी करती है, कंजूसी करती है। देखिए, हो सकता है कि वो भी एक वजह रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार आजकल बहुत जल्दी रिफंड इशू कर रही है। हालांकि टाइम उनके पास होता है, लेकिन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिफंड नहीं आया अभी तक, तो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। और फिर भी रिफंड नहीं आता है प्रकाश जी, तो आप हमें लिखिएगा, टैक्स गुरु की टीम आपकी पूरी मदद करेगी ताकि आपका रिफंड आ जाए। और बता दूं कि इन दोनों सवाल हमारे पास सिर्फ ईमेल के जरिए नहीं आ रहे हैं, ट्विटर के जरिए भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगला सवाल ऐसा ही ट्विटर के जरिए पूछा है रविशंकर जी ने। इनका कहना है कि एफएनओ सेगमेंट में इनका कुल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, पर प्रॉफिट जो है वो 6 लाख रुपए से कम है। जानना चाहते हैं कि रिटर्न भरते वक्त क्या जानकारियां देनी होगी। साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किस साइट की मदद ले सकते हैं जहां सस्ते में इनका रिटर्न फाइल हो सके। सबसे पहली बात तो रिटर्न फाइल करते वक्त इनके जो शर्तें हैं, क्या जानकारी देनी होगी उनको? देखिए लक्ष्मण, क्योंकि ये एफएनओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं, तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं उसको हम बिजनेस इनकम मानते हैं, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। यानी कि आपको बिजनेस की तरह से अपनी रिटर्न भरनी होगी। अब आपने क्योंकि बताया कि आपका जो प्रॉफिट है वो 6% से कम है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। और आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो 44 AB के तहत आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। यानी कि आपको अपने खाते मेंटेन करेंगे, P&L बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा, और उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होगा। जहाँ तक बात है किस साइट से आप मुझे रिटर्न लगता भर है कि सकते ये हैं, अलग अलग साइट की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, और साइट की बजाय बेहतर है कि आप टैक्स गुरु को सवाल भेजें, टैक्स गुरु खुद ही आपको बेहतर तरीका बताएगा कि क्या है रिटर्न भरने क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ हैं जालंधर से मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मेरी क्वारी ये है कि मेरे ना क्लोज रिलेशन की डेथ हो गई है। वो कैंसर के पेशेंट थे, तो उन्होंने इलाज के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। तो क्योंकि डेथ हो गई है, अमाउंट है तकरीबन 13 लाख के करीब, हम उसको कैसे इन्वेस्ट करें कि हमें कोई लीगल कॉन्ट्रीब्यूसी ना हो? क्या कर ठीक सकते है, ये अमाउंट उन्होंने कहाँ से, किन से इकट्ठा करा था? कुछ उसकी अपनी सेविंग थी, ठीक तो है। कुछ रिलेशंस ने हेल्प की थी। ठीक है, देखिए जो आप रिलेटिव से अमाउंट इकट्ठा करके आपने रखा है वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 56 में, वो गिफ्ट माना जाएगा। ये जो रिलेटिव्स हैं, ये रिलेटिव एज पर इनकम टैक्स एक्ट होने चाहिए। और जो सेविंग्स अपनी रखी हुई हैं उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, उस पर तो टैक्स चुकाया होगा ऑलरेडी। तो इसको, अब ये जो पैसा है ये एज पर विल ट्रांसफ़र होगा, उनकी विल में जिसके नाम पे भी ये जाएगा वो भी टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि विल के थ्रू जो भी एसेट्स ट्रांसफ़र होते हैं वो टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। उसके बाद आप इसको किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल को कोई नोटिस आता है तो इसको एक्सप्लेन करा जा सकता है कि ये अपनी सेविंग्स, रिलेटिव से लिया पैसा जो विल के थ्रू ट्रांसफ़र करा गया है वही पैसा है, इसमें और कोई दो राय नहीं है। हालांकि आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक जो रिलेटिव है, वो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव तो देखिए रिलेटिव उसमें नहीं। इनकम टैक्स एक्ट में एक लिस्ट दी गई है। अच्छा। जैसे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, और ऐसी कोई लिस्ट है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें अगर आप फॉल करते हैं तो आप रिलेटिव हैं। अच्छा, अगर उन आप रिलेटिव से पैसा आया, इसका कुछ सबूत भी हमें रखना होगा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, कोई अंडरटेकिंग वगैरह? देखिए अगर कोई बड़ा अमाउंट ले रहे हैं आप, एक गिफ्ट डीड बना के चलिए तो बहुत अच्छा है। बट जहाँ छोटा छोटा अमाउंट अगर लिया है, अगर आपके पास गिफ्ट डीड नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि वैसे भी बहुत ही असामान्य परिस्थिति में इन्होंने पैसा लिया, तो मुझे नहीं लगता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपको आपत्ति आनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं जो कि ईमेल के जरिए आया है दीपक भोसले जी का। इनका भाई कनाडा में रहते हैं, उनके भाई का मुंबई में एक फ्लैट है। दीपक भोसले उस फ्लैट के केयरटेकर हैं। केयरटेकर के लिए पावर ऑफ अटर्नी इनके नाम पर है। फिलहाल फ्लैट किराए पर है और किराए की जो राशि होती है वो दीपक जी के बैंक अकाउंट में जाती है, जबकि इनके भाई जो कनाडा में रहते हैं इस आमदनी को अपनी रेंटल इनकम दिखाते हैं। दीपक जी का सवाल ये है कि क्या किराए की राशि को उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा? काफ़ी पेचीदा मामला है। देखिए दीपक जी, जो पैसा रेंटल इनकम आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, आइडियली वो आपके ब्रदर के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए और उस बैंक अकाउंट के आप पावर ऑफ अटर्नी ले सकते हैं कि आप उस बैंक अकाउंट को मैनेज करें। अगर आप ये इनकम अपने अकाउंट, अपने रिटर्न में दिखाते हैं तो वो गलत होगा। और आपके ब्रदर को भी यहाँ पे हो सकता है रिटर्न भरनी हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में उनकी इनकम अराइज हो रही है। अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उनको इंडिया में रिटर्न भरनी हो सकती है। आपको पावर ऑफ अटर्नी जो दी गई है वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी है कि आप उस मकान की
देख रेख कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ओनर हो गए, ओनर अभी भी आपके भाई ही हैं। तो आप अपने बैंक अकाउंट में ना लेके पैसा उनके बैंक अकाउंट में लीजिए और उनके बैंक अकाउंट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेकिन अपने बैंक अकाउंट में लेकर अपने भाई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि डायरेक्टली ब्रदर के बैंक अकाउंट में लिया जाए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे रिटर्न ई वेरीफाई होने के बावजूद रिफंड की जगह आ गया है इनकम टैक्स का नोटिस, तो क्या करें, बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि आप एचआरए पर टैक्स छूट पाने के लिए रहते तो अपने माता पिता के घर में हैं, लेकिन उसे किराए के तौर पर दिखाते हैं कि हम किराया देते हैं अपने माता पिता को। लेकिन आपको एक बात पता है कि आप जो किराया देते हैं अपने माता पिता को, उस किराए की रकम पर भी आपके माता पिता इनकम टैक्स की छूट पा सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। दरअसल अब तक इसको लेकर कन्फ्यूजन था, लेकिन इनकम टैक्स के एक ट्रिब्यूनल ने एक फैसला दिया है। ये काफ़ी, मुझे लगता है कई लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद फैसला होगा। क्यों गौरी जी, क्या फैसले में क्या बारीक बातें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए? देखिए लक्ष्मण, अभी तक क्या होता था कि लोग अपना एचआरए क्लेम करते थे और जो रेंट रिसीट्स है पेरेंट्स के नाम पे काट देते थे। तो इस पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पे वेरियस कोर्ट्स ने बोला कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो अपनी इनकम में ऐड करके उस पर टैक्स भर रहे हैं तो टैक्स एवेजन नहीं है। अब ये जो केस है जो IT-80 के सामने आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे एक बेटा और बेटी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अनमैरिड हैं, अपने पेरेंट्स को, फादर को रेंट दे रहे थे जिस घर में वो सब लोग साथ में रह रहे थे। अब फादर उस घर का EMI लोन चुका रहे थे, यानी कि इंटरेस्ट की भी रीपेमेंट कर रहे थे, और उन्होंने उसको लेट आउट दिखा के 9 लाख का रेंट लिया बच्चों से और 15 लाख का लॉस दिखा दिया। अब जो असेसिंग ऑफिसर है उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपका जो घर है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, क्योंकि आप बच्चों से रेंट नहीं ले सकते, बच्चे आपके साथ ही तो रहेंगे अनमैरिड हैं। तो इस पे IT-80 ने कहा कि नहीं, हम ये अनयूजुअल अरेंजमेंट है, लेकिन ये केस बिल्कुल जेन्युइन है। अगर बच्चे चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बच्चे हैं, चाहते हैं फादर की थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, तो वो पैसे ऐसे ना दे के रेंट के तौर पे दे रहे हैं। तो IT-80 ने कहा बिल्कुल जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं लेट आउट हाउस है, और जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं आप सारा का सारा उसको क्लेम करके लॉस दिखा सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मुझे पूछनी है। पहली बात तो ये कि बच्चे मैरिड नहीं थे, वो घर में रह रहे थे। बिल्कुल। हाँ। अब हिंदुस्तान में तो लक्ष्मण ऐसा ही होता है कि अगर बच्चे मैरिड नहीं है तो घर में रहते हैं, घर में तब साथ भी ही वो रहते किराया हैं। देकर किराए पर टैक्स छूट पा सकते हैं उनके पेरेंट। दूसरा, ये बच्चों के केस में था, क्या ऐसे ही मामला पति पत्नी के केस में भी हो सकता है अगर इस फैसले को देखा जाए तो? इस फैसले को अगर देखा जाए तो पति पत्नी पे भी सेम ही चीज अप्लाई होनी चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है काफ़ी अहम बात है और टैक्स बचाने का एक और नया तरीका आपको निकल कर सामने आया। चलिए फिर एक बार शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अगले कॉलर हमारे साथ हैं सूरत से नीलेश देसाई जी। नीलेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। मैं नमस्कार। आपका शो रेगुलर देखता हूँ। जी जी बताएं। मैं पैसे से एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा। मेरा सवाल यह है कि सर मेरे क्लाइंट का रिटर्न फाइल किया हुआ था फाइनेंशियल ईयर 17-18 का। तो सर उसमें 139 नया की एक नोटिस आई है और उसमें रिफंड बन रहा है करीब 15,000 रुपये। तो सर अभी सर रिटर्न इनवैलिड हो गया, तो मैं ये रिफंड कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? देखिए, आपको जो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया उसका एक टाइम पीरियड होता है उसको रिप्लाई करने का। यूजुअली ये 15 दिन का टाइम पीरियड होता है। आपने शायद उसको रिप्लाई करा ही नहीं 15 दिन के अंदर। अब आप असेसिंग ऑफिसर से मिलिए, उनको एक कॉन्डोनेशन लेटर सबमिट करिए, उनसे एक्सटेंशन लीजिए। असेसिंग ऑफिसर के हाथ में होता है कि वो थोड़ी सी एक्सटेंशन दे सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है। वो रीज़न लिख के लेके जाइए, उनसे आप एक्सटेंशन लीजिए। अगर वो एक्सटेंशन देते हैं तो आप रिटर्न भर के अपना रिफंड ले पाएंगे। अगर आपको नहीं मिलती तो आपको ये रिफंड को छोड़ना होगा। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के हाथ में काफ़ी कुछ, अगर बताते हैं कि वाजिब तरीके से आपको देरी हुई है तो शायद आपको वहाँ पे कुछ राहत मिल जाए। चलिए अब बारी है GST के सवालों की। GST को लेकर पहला सवाल आया है दिल्ली से अभिमन्यु भार्गव जी का। अभिमन्यु जी, क्या उलझन है GST को लेकर? नमस्कार। मैं दिल्ली में से बोल रहा हूँ। मैं एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ और मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिस पर मैं ओरिजिनल फिटनेस एंड वेलबींग रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करूंगा। अच्छा। तो उस पर कुछ कंटेंट मेरे यूजर्स को वन टाइम सब्सक्रिप्शन बेसिस पर अवेलेबल होगा। कुछ यूजर्स इंडियन हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल भी होंगे।
तो जो कंटेंट है वो वीडियोस, आर्टिकल्स और रिटन इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होगा। तो इसके बेसिस पे मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि बेस्ड ऑन माय करंट सिचुएशन एज अ सोल प्रोप्राइटर, जिसका क्योंकि बिजनेस शुरू ही हो रहा है तो वो रेवेन्यू 20 लाख से कम ही होगा, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? और दूसरा ये है कि अगर मैंडेटरी नहीं है तो क्या मैं वॉलंटरी बेसिस पर ले सकता हूँ? क्योंकि मुझे बैंक और पेमेंट गेटवे वाले बोल रहे हैं कि आप ले लीजिए, आपके प्रोसेस आसान हो जाएंगे, ताकि दूसरी जगह पैसा देना पड़ जाए। हाँ करेक्ट। और फिर मैं कस्टमर्स को जीएसटी इनिशियली चार्ज ना करूं ताकि प्राइस मेरा कम रहे। क्या ठीक है, देखिए आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब पहले वाले जवाब से ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। एक्ट में कुछ लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में रखा गया है, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर आता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कुछ भी रहे उनका टर्नओवर अगर 20 लाख से कम भी है, 10 लाख से कम भी है, 5 लाख से कम भी है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसकी डेफिनेशन में लिखा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर आप मीडियम से उसको ओन करते हैं, मैनेज करते हैं या ऑपरेट करते हैं, तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी ही है, क्योंकि आप वेबसाइट खुद चला रहे हैं, ओन भी करते हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं और मैनेज भी आप ही करेंगे, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन लेनी ज़रूरी है। मेरा सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए काफ़ी अहम जानकारी है। और फिर जब इनका दूसरा सवाल उठता ही नहीं, जब इनके लिए कंपलसरी है कि रजिस्ट्रेशन कराना ही है। तो अगला सवाल हमारे पास आया गुजरात के गोधरा से अब्बास हुसैनी भाई पिपलोदवाला जी से। क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो मैम जी। एक्चुअली क्या हुआ कि जीएसटी या 3B जुलाई मंथ का जो परचेस इनपुट क्रेडिट डालनी रहती है, फिलअप करनी रहती है, उसमें बाय मिस्टेक एक्सेस फिगर डल गई, हमसे फिलअप हो गई। ठीक है। तो डिपार्टमेंट से कॉल आया कि आपके 2A के साथ मैच नहीं हो रही है, ज्यादा डिफरेंस है उसमें। तो फिर हमने पूरा रिकंसिलाइज किया, तो हमें मालूम पड़ा, रियलाइज हुआ कि फिगर एक्सेस डल गई है, उसमें फिलअप हो गई है। तो फिर हमने नेक्स्ट मंथ में उसको पूरा रिवर्स कर दिया क्रेडिट। लेकिन डिपार्टमेंट से फिर नोटिस आया कि आपको जो आपने रिवर्स क्रेडिट की है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 24% के हिसाब से। तो मैडम इसमें एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि ये हमने जानबूझ के या गलत इंटेंशन से नहीं डाला था, बाय मिस्टेक हो गया ये, तो इसमें कोई प्रोविजन या नोटिफिकेशन कुछ है जिससे हमें रिलीफ मिल सके, क्योंकि इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाती है 5 लाख के आसपास। ठीक है, देखिए ये बहुत आम तौर पे होता है, बहुत लोगों से ये गलतियां हुई हैं कि एक्सेस क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया। अब जब हम एक्ट देखते हैं तो एक्ट में लिखा है अगर आपने ज़्यादा क्रेडिट यूटिलाइज या अवेल करा तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। और डिपार्टमेंट ये मानता है और ये सही भी है कि अगर आपने 3B में इनपुट क्रेडिट में ज़्यादा अमाउंट क्लेम करा, वो आपका लेजर में आ गया, तो आपने उसको अवेल कर लिया। लेकिन यहाँ पे पटना हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी जजमेंट आई थी, जिस केस का नाम था कमर्शियल स्टील इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जहाँ पे ये कहा गया कि अगर आपने उसको अवेल करा और यूटिलाइज नहीं करा तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अब क्योंकि आपने उसको रिवर्स कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको यूटिलाइज नहीं करा था, तभी आपने उसको रिवर्स करा है। तो आप डिपार्टमेंट को इस केस की जानकारी देते हुए आप उनको बोलें कि आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिपार्टमेंट नहीं मानता तो अपील के दरवाजे आपके लिए ज़रूर खुले हैं। हाँ, चूँकि इनके पास इंटरेस्ट की रकम काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी रास्ते मुमकिन रास्ते हो उन रास्ते को अपनाइए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप टैक्स गुरु को लिखिए, टैक्स गुरु कोशिश करेगी कि आपकी समस्या को सुलझाया जाए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अगर आप गुड्स एंड सर्विस दोनों का बिजनेस कर रहे हैं तो भी क्या कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम ले रहे हैं जीएसटी से जुड़े सवालों का और अगले हमारे साथ कॉलर हैं मुंबई से विजय सिंह वेद साहब, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वेद साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, पहले तो मैं टैक्स गुरु का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत सारा हमें नॉलेज मिल रहा है, उसके लिए मेनी थैंक्स। अभी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चूँकि आपका जो हौसला बढ़ाते हैं आप लोग, उन्हीं से हम लोग भी काफ़ी मुस्तैद रहते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सवाल क्या है आपके बताएं।
या मेरा सवाल ऐसा है कि मेरे पिताजी जो था उनके दो बिजनेस थे। एक तो वो रिटेल शॉप थी जिसके अंदर वो घड़ी और चश्मा बेचते थे, और दूसरा उनके पास बैंक्वेट हॉल था जो पार्टियों के लिए और शादियों के लिए भाड़े पे देते थे। मेरे पिताजी की देहांत हो गई है दिसंबर 2019 में। अभी मेरा खुद का भी बिजनेस है जहाँ मैं दुकान के अंदर रिटेल शॉप है जिसके अंदर मैं घड़ी और चश्मा बेचता हूँ। मेरे पिताजी और हम दोनों अलग अलग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हम दोनों का पैन नंबर भी अलग है। हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था क्योंकि हमारा कोई 20 लाख के ऊपर टर्नओवर गया नहीं। अभी पिताजी के देहांत के बाद ये पूरी बिजनेस जो है, पिताजी का जो बिजनेस है, दो बिजनेस रिटेल शॉप का और बैंक्वेट हॉल का मैं चला रहा हूँ और उनकी इनकम भी मैं ले रहा हूँ और मैं अपने रिटर्न में वो दिखाना चाहता हूँ। तो मेरा और दूसरा सवाल, दूसरी चीज जिसमें ये भी है कि जो प्रॉपर्टी जो है रिटेल शॉप की और बैंक्वेट हॉल की वो अभी तक पिताजी के नाम पे और मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई है। तो मेरा सवाल, पहला सवाल ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में जब मैं तीनों बिजनेस, मेरा बिजनेस और पिताजी का बिजनेस में जोड़ता हूँ तो मेरा टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जा सकता है। तो क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहिए और कौन सी तारीख से लेना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि मेरा जो सेल ऑफ रिटेल शॉप जो है, 2 रिटेल शॉप जो मेरे हाथ में है, वहाँ मेरे लिए लिमिट है 1 करोड़ की, और जो सेल ऑफ सर्विसेज माना बैंक्वेट हॉल है वहाँ मेरी लिमिट है 50 लाख की। तो मैं क्या कंपोजिशन स्कीम में जा सकता हूँ 1 अप्रैल 2020 से? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो आपके पिताजी का बिजनेस था वो अब आपके पास आ जाएगा, तो वो आपके पैन में आएगा, सिंगल पैन में। अब आपके जो पैन में जितने भी वर्टिकल्स हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक में कॉम्पोजिशन लें, दूसरे में कॉम्पोजिशन ना लें, दोनों में लेनी होगी। अब जहाँ तक बात है गुड्स और सर्विसेज, आपके पास गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं। तो पहले जो कॉम्पोजिशन स्कीम थी ये सिर्फ गुड्स के केस में होती थी। पिछले साल इसको सर्विसेज के लिए भी लेके आए और कहा कि जो लोग सर्विसेज या मिक्स्ड सप्लाई सेल कर रहे हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है 6% पे। अब उसमें जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड रखी गई वो रखी गई 50 लाख। तो आप उस थ्रेशोल्ड को आप उसको क्रॉस कर रहे हैं तो आप इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। और जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है उसमें ना कुछ क्लॉजेस भी होते हैं कि आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते और ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। सर्विसेज के केस में इंटरस्टेट सप्लाई ना करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कॉम्पोजिशन में आप ना तो जा सकते हैं, ना मेरी एडवाइस है कि आप सर्विसेज के केस में कॉम्पोजिशन में जाएं। जहाँ तक बात है आपको अप्लाई कब करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिस दिन से आप लाइबल होते हैं उसके विदिन 30 डेज आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, भले वो कारोबारी साल के बीच में ही क्यों ना हो। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आप भी अपने सवाल चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, हमें भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। बस अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। अगले हफ्ते में फिर हाजिर होंगे आपकी टैक्स उलझनों को दूर करने के लिए। नमस्कार।